दोस्तों आज मैं आपके लिए हाल ही में रिलीज हुई एक सीरीज लेकर आया हूं जिसका नाम है प्रीतम एंड पेड्रो। पेड्रो एक पुलिस ऑफिसर है जो कि क्राइम ब्रांच में काम करता है, लेकिन एक दिन एक पॉलिटिशियन के साथ होशियारी करने की वजह से इसका ट्रांसफर साइबर सेल में कर दिया जाता है, जिनके काम की इसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी और यहाँ तक कि इसको कीबोर्ड तक चलाना नहीं आता था। अब इसके सामने एक ऐसा केस आता है जिसमें इसका सामना एक बहुत ही जीनियस हैकर से हो जाता है जो आसपास के कैमरा की हेल्प से इन सब की चैट, लोकेशन और यहाँ तक कि हर बात और हर कदम कदम पर नजर रखने लगता है। अब उससे छुटकारा पाने के लिए पेड्रो प्रीतम नाम के एक और जीनियस की हेल्प लेता है जो कि असल में एक सेल्समैन है। इसका ट्रेलर देखकर आपको ऐसा ही लगा होगा कि ये कोई कॉमेडी सीरीज है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये सीरीज भरपूर मजा देगी। सो आप जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं कहानी शुरू करता हूँ। फर्स्ट एपिसोड में हम दो लोगों को देखते हैं जिन्होंने बुर्का पहना हुआ था और वो रात के समय में एटीएम मशीन के पास जाकर उसको उखाड़ना शुरू कर देते हैं। जब एटीएम मशीन उनके हाथों से नहीं उखड़ती तो उनका तीसरा साथी वहां पर गाड़ी लेकर पहुंच जाता है। फिर वो गाड़ी से जंजीर बांधकर उस एटीएम मशीन को उखाड़ लेते हैं और अपने साथ ही ले जाते हैं। तभी एक भिखारी जो कि पास में ही सो रहा था वो ये सब कुछ देख लेता है कि चार लोग मिलकर बुर्का पहनकर चोरी कर रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं एक लड़का एक बुजुर्ग आदमी को लेकर पुलिस स्टेशन में जाता है। इस लड़के का नाम है प्रीतम और ये अपने दादा के लिए रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आया है। तभी कांस्टेबल दादा से पूछता है कि आपका क्या सामान चोरी हो गया। फिर दादा बताते हैं कि मेरी एक कैसेट थी जो चोरी हो गई है और उस कैसेट के अंदर मेरी पत्नी की रिकॉर्ड की हुई आवाज थी। फिर कांस्टेबल पूछता है कि अरे उसकी कीमत कितनी थी। दादाजी बताते हैं कि मैंने वो 19वीं सदी में खरीदी थी, तब उसकी कीमत 500 रुपए थी। फिर कांस्टेबल थोड़ा हिचकिचाकर कहता है कि यहाँ पर तो पूरा का पूरा एटीएम ही चोरी हो गया है और आप 500 रुपए के पीछे पड़े हो। फिर कांस्टेबल उन दोनों को वहाँ से भगा देता है। प्रीतम अपने दादा को टैक्सी में बिठाता है और वहाँ से उनको घर पर भेज देता है। फिर दादाजी के जाने के बाद प्रीतम दोबारा से अपनी टाई ढीली करके थाने के अंदर जाता है और कांस्टेबल से कहता है कि उसमें मेरी दादी की आवाज थी और मेरे दादा हर रोज सुबह उस आवाज को सुना करते थे ताकि उनको खुशी मिले। अब मुझे किसी भी कीमत पर वो टेप वापस चाहिए। आपका काम है उसे ढूंढना और जल्दी से ढूंढिए। लेकिन वो पुलिस वाला इस बार काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और दूसरे पुलिस वाले से कहकर प्रीतम को हिरासत में ले लेता है। तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर पेड्रो की एंट्री होती है। प्रीतम बार बार पेड्रो से विनती करता है कि मुझे छोड़ दीजिए क्योंकि मेरे दादाजी घर पर अकेले होंगे, लेकिन प्रीतम को चुप करवा दिया जाता है। तभी कांस्टेबल पेड्रो को बताता है कि इस भिखारी ने उन चारों को एटीएम ले जाते हुए देखा था। जिस समय कांस्टेबल और पेड्रो दोनों बातें कर रहे थे तो बीच में ही प्रीतम टप टप बोलने लगता है और इसी वजह से वो कांस्टेबल उसके ऊपर दोबारा से भड़क जाता है। फिर प्रीतम उन सभी से दावा करता है कि मैं आपको वो एटीएम ढूंढ कर दूंगा, बस मुझे इसके लिए एक कंप्यूटर चाहिए। अब ये बात सुनकर पेड्रो भी मान जाता है और तुरंत ही उसको लॉकअप से बाहर निकलवा लेता है। फिर पेड्रो प्रीतम का कॉलर पकड़ते हुए उसको सिस्टम के सामने बिठा देता है। फिर काफी देर कंप्यूटर पर खटर पटर करने के बाद प्रीतम कुछ प्रिंट आउट पेड्रो के सामने पेश करता है जिसमें चारों आरोपियों की फोटो थी। तभी प्रीतम बताता है कि आज आपको ये वाला आरोपी नहीं मिलेगा क्योंकि आज इसकी शादी है। फिर पेड्रो कहता है अरे भाई मेरे पास ऑलरेडी टोपी है, इसलिए तुम मुझे टोपी पहनाने की कोशिश मत करो। लेकिन प्रीतम कहता है कि मैं कोई टोपी नहीं पहना रहा, जो भी बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। अगर आपको एटीएम मशीन ना मिले तो बताना। फिर पेड्रो प्रीतम द्वारा बताई गई लोकेशन पर पहुंच जाता है और वहां पर एक दुकान का ताला तोड़कर अपनी टीम को साथ लेकर उसके अंदर घुस जाता है। वहां पेड्रो को एक चारपाई के ऊपर बुर्का भी मिलता है जिससे उसका शक और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। तभी वहां पर उन सभी को वो एटीएम मशीन भी मिल जाती है। फिर कांस्टेबल रेगी एटीएम को खोलकर चेक करता है, लेकिन वहां के सारे पैसे गायब हो चुके थे और ऊपर से एटीएम की हालत भी बुरी कर दी गई थी। फिर पेड्रो दोबारा से उन चारों लड़कों की फोटो देखता है और सोचने लगता है कि प्रीतम ने जो लोकेशन बताई थी वो सही निकली, शायद यही चारों असली चोर हैं। तभी हम उन चारों लड़कों में से दो लड़कों को देखते हैं जिनका नाम है पिंटू और विल्सन। दोनों शादी की बारात में नाच रहे थे और इस बारात का दुल्हा था रमेश जो कि तीसरा चोर है। इतने में पेड्रो भी वहां पर पहुंच जाता है। फिर रमेश जैसे ही पेड्रो को देखता है उसके चेहरे के हाव भाव चेंज हो जाते हैं। फिर जब पेड्रो उसको पकड़ने के लिए
आगे बढ़ता है तो रमेश, विल्सन और पिंटू तीनों ही वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन पुलिस उनको चारों तरफ से घेर लेती है। इसी दौरान उनका चौथा साथी जिसका नाम संतोष था वो भी पकड़ा जाता है। फिर पेड्रो उन चारों को पकड़कर पुलिस स्टेशन में लेकर जाता है और लॉकअप में बंद कर देता है। फिर पेड्रो सबसे पहले प्रीतम से सवाल पूछता है कि आखिर तुमने इन सभी को ढूंढा कैसे, लेकिन प्रीतम कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे दादाजी घर पर अकेले होंगे, इसलिए प्लीज मुझे जाने दो। फिर पेड्रो खुद प्रीतम को छोड़ने के लिए उसके घर पर जाता है, लेकिन रास्ते में दोनों ढेर सारी बातें करते हैं। पेड्रो बार बार यही सवाल पूछता है कि आखिर तुमने ये काम कैसे किया। फिर प्रीतम बताने लगता है भाई वो लोग चोरी करने के लिए आए हैं तो फोन का इस्तेमाल तो करेंगे ही ना, क्योंकि अक्सर चोर ऐसी बातें करते हैं, गाड़ी आगे लेकर आओ, पीछे लेकर आओ, अभी रुक जाओ, कोई आदमी आ रहा है, उसको जाने दो फिर आना। तो मैंने क्या किया, मैंने भी लोकेशन का पता चलने के बाद वहां जितने भी मोबाइल फोन एक्टिव थे उनमें से 4 ऐसे नंबरों को पकड़ लिया जो एक दूसरे को ही कॉल कर रहे थे और मुझे समझ में आ गया कि यही लोग आरोपी होंगे। फिर जब मैंने सोशल मीडिया पर उन चारों के बारे में सर्च किया तो मुझे पता चला कि रमेश की शादी है और उसको शादी के लिए पैसे चाहिए थे, इसीलिए उन सभी ने एटीएम को उखाड़ लिया। फिर पेड्रो प्रीतम को कहता है कि तुम्हें किसी बड़ी टेक कंपनी में होना चाहिए था क्योंकि तुम्हारे पास बहुत तेज दिमाग है, लेकिन प्रीतम उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। फिर प्रीतम अपने घर पर पहुंच जाता है और जाते जाते पेड्रो से यही कहता है कि प्लीज कुछ भी करके आप वो टेप रिकॉर्डर ढूंढ दीजिए, नहीं तो मेरे दादाजी हमेशा ही बेचैन रहेंगे। फिर पेड्रो उससे वादा करता है कि मैं तुम्हारा टेप रिकॉर्डर जरूर ढूंढूंगा। फिर जब पेड्रो वहां से जाने लगता है तो उसके पास उसके सीनियर का फोन आता है। सीनियर बताते हैं कि एक नेता के घर पर चोरी हुई है, तुम तुरंत वहां पर जांच करने के लिए पहुंचो। फिर पेड्रो तुरंत ही वहां पर जांच के लिए पहुंच जाता है और वहां पर जाकर पता चलता है कि मिनिस्टर साहब की पत्नी का फोन चोरी हो गया है। फिर पेड्रो वहां पर थ्योरी लगाता है कि जरूर मिनिस्टर की वाइफ ने वो फोन गलती से कहीं पर छोड़ दिया होगा या फिर उनसे कहीं पर गिर गया होगा। जरूरी थोड़ी है कि चोर ने ही वो फोन चोरी किया हो, क्योंकि घर के अंदर तो चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और एक चोर इतनी बड़ी बेवकूफी तो कभी भी नहीं करेगा कि मिनिस्टर के घर में आकर एक फोन चोरी करके चला जाए। तभी वहां पर एक लड़का आता है जिसका नाम था विनी। अब पेड्रो विनी से पूछताछ करना चाहता था, लेकिन तभी मिनिस्टर का सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास जाकर बताता है कि पेड्रो विनी से पूछताछ करना चाहता है। ये बात सुनने के बाद मिनिस्टर और उसकी वाइफ दोनों ही बाहर आते हैं और कहते हैं कि बच्चे से पूछताछ करने की कोई जरूरत नहीं, जो भी पूछताछ करनी है हमसे करो। और फिर वो दोनों सवालों के जवाब देने के लिए बैठ जाते हैं। तभी पेड्रो उनसे फोन के बारे में सवाल करता है, जैसे कि फोन का मॉडल कौन सा था और किस रंग का था। फिर सवाल पूछने के बाद वो उन दोनों से वादा करता है कि शाम तक चोर और वो फोन दोनों ही मिल जाएंगे। फिर पेड्रो मिनिस्टर के घर से वापस लौट जाता है और सीधा एक मोबाइल की दुकान पर जाता है और उसी मॉडल का सेम रंग का फोन खरीद लेता है। फिर पुलिस स्टेशन में पहुंचने के बाद पेड्रो रमेश को बुलाता है और उससे बातचीत करता है कि वैसे भी तुम जेल में जाने वाले हो, इसलिए एक चोरी हुई है, तुम सबके सामने मान लेना कि तुमने ही मिनिस्टर के घर में जाकर चोरी की है। और कमाल की बात तो ये थी कि रमेश मान भी जाता है, लेकिन वो अपनी एक शर्त रखता है कि जेल के अंदर मेरी खातिरदारी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि मस्त मसालेदार खाना मिलना चाहिए। फिर पेड्रो उसकी ये बात भी मान जाता है। फिर पेड्रो उस चोर को लेकर मिनिस्टर के घर पर जाता है, लेकिन मिनिस्टर साहब तो अपनी पत्नी का फोन लाकर उसके सामने रख देते हैं और बताते हैं कि फोन तो घर में ही था। फिर वो पेड्रो पर गुस्सा करने लगता है कि ऐसी हरकतें करके तुम पब्लिक को बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। फिर वो पेड्रो को उसका नया फोन वापस कर देता है और वहां से बेइज्जत करके भगा देता है। पेड्रो जब अपने घर पर पहुंचता है तो देखता है उसकी पत्नी गुस्से में अपने कमरे में सो रही थी। फिर पेड्रो थोड़ी शराब पीने लगता है। तभी उसके पास कांस्टेबल रेगी का फोन आता है और वो बताता है कि साहब आपका ट्रांसफर हो गया है साइबर सेल में। फिर नेक्स्ट डे से ही पेड्रो साइबर सेल में ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है, जहां सभी कर्मचारी अपना अपना काम कर रहे थे, लेकिन पेड्रो को तो कंप्यूटर भी खोलना नहीं आता था। तभी वहां पर मौजूद एक लेडी पेड्रो को गाइड करती है और उसे पासवर्ड बताकर कंप्यूटर खुलवाती है। तभी एक आदमी वहां पर रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आता है। वो पेड्रो के पास जाता है और बताता है कि मेरे रेस्टोरेंट के सर्वर पर साइबर अटैक हुआ है, लेकिन पेड्रो को तो पता ही नहीं था कि ये साइबर अटैक क्या होता है। वो समझता है कि जरूर कोई चोरी वोरी हुई होगी, इसलिए वो कहता है कि क्या आपने सीसीटीवी फुटेज चेक किया, लेकिन वो आदमी समझ ही नहीं पाता कि इसमें फुटेज की क्या जरूरत है। लेकिन पेड्रो तो बार बार उसको बस यही कहता जा रहा था कि अगर सीसीटीवी फुटेज हो तो हम आरोपी का पता लगा सकते हैं। ये बात सुनने के बाद वो आदमी भड़क जाता है और
वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी कुछ कर्मचारी वहाँ पर आकर उस आदमी को समझा बुझाकर वहाँ से बाहर भेज देते हैं। तभी जब पेड्रो के पास वही लेडी ऑफिसर आकर बैठती है तो पेड्रो उसको बताता है कि मेरा असली काम तो क्राइम ब्रांच में है, मुझे यहाँ के काम के बारे में कोई भी जानकारी नहीं। अब पेड्रो मायूस होकर बैठ जाता है और वहाँ पर काम कर रहे सभी ऑफिसर्स उसको अलग ही नजरिए से देखने लगते हैं। फिर पेड्रो अपने सीनियर के पास जाता है। सीनियर कहते हैं कि तुम एक अच्छे ऑफिसर हो, लेकिन तुम्हारा ट्रांसफर करना मेरे हाथ में नहीं है। फिर पेड्रो एक उम्मीद के साथ प्रीतम के पास जाता है और उसको अपनी हेल्प करने के लिए कहता है। फिर पेड्रो उसको कहता है कि मैं तुम्हारे पास 3-4 केस लेकर आऊंगा, अगर तुमने उनको सोल्व कर दिए तो शायद मुझे दोबारा से क्राइम ब्रांच के अंदर भेज दिया जाएगा। लेकिन प्रीतम उसकी हेल्प करने के लिए राजी ही नहीं होता। फिर पेड्रो प्रीतम की एक नस पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम्हारे दादा का वो टेप रिकॉर्डर कभी नहीं मिलेगा। अब प्रीतम भी साफ समझ जाता है कि जब तक वो पेड्रो का साथ नहीं देगा तब तक टेप रिकॉर्डर मिलने वाला नहीं है। इसलिए मजबूरी में आकर प्रीतम पेड्रो का साथ देने के लिए मान जाता है। फिर जब पेड्रो वापस से अपने घर पर आता है तो उसके पास एना नाम की एक रिपोर्टर का फोन आता है। एना बताती है कि मेरे पास एक अजीब सी ईमेल आई थी जिसमें एक आदमी ने लिखा है कि कल वो किसी का खून करने वाला है, इसलिए मुझे ये न्यूज पूरी मीडिया में फैलानी होगी। एना बताती है कि मेरे पास सिर्फ 5 घंटे हैं, इसलिए आप जल्दी से पता लगाइए कि वो ईमेल किसने भेजी है। फिर पेड्रो दोबारा से घर से बाहर निकल जाता है और ये देखकर पेड्रो की वाइफ हैरान हो जाती है कि अभी तो ये आया था, अब वापिस से कहाँ चला। तभी घर से बाहर निकलते ही पेड्रो प्रीतम के पास कॉल करता है और बताता है कि मेरे पास एक केस आया है कि एक प्रेमी अपनी प्रेमिका और उसके पति को मारने वाला है और उसके बाद वो खुद को भी खत्म कर लेगा। अगर तुम इस केस में मेरा साथ दोगे तो उन तीनों की ही जान बच सकती है। अब ये बात सुनते ही प्रीतम के मन में पूरा सीन क्रिएट हो जाता है कि एक आदमी टावर से कूद रहा है और एक बीच की उम्र का आदमी खून से लथपथ नीचे पड़ा है। फिर प्रीतम पेड्रो से पूछता है कि कहां पर आना है और पेड्रो उसको साइबर सेल में आने के लिए कहता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं प्रीतम साइबर सेल में पहुंच जाता है जहां पेड्रो दोबारा से एना से बात करता है और वो वाली ईमेल अपने पास फॉरवर्ड करने को कहता है जिससे उसके पास धमकी आई थी। फिर एना वो ईमेल भेज देती है। तभी प्रीतम बताता है कि मैं इस ईमेल की एक ट्रैकिंग आईडी भेजूंगा, उस आईडी को तुम उस आदमी के पास भेज देना। और एना बिल्कुल ऐसा ही करती है और उसके साथ एक मैसेज भी भेजती है कि मैं तुमसे कब मिल सकती हूँ। तभी हम उस आदमी को देखते हैं जिसका नाम कार्लोस था। कार्लोस बार में बैठकर एक लेटर लिख रहा था और ये लेटर वो एना के लिए ही लिख रहा था। फिर वो एना के पास एक ईमेल भेजता है जिसमें लिखा था कि मैं अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को खत्म करके खुद की भी जान ले लूंगा और तुम्हारे लिए एक इन्वेलप रिसेप्शन पर छोड़ दूंगा। अब एना को ये न्यूज पूरे मीडिया में बतानी होगी। अब रिसेप्शन का नाम सुनते ही पेड्रो और प्रीतम को लगता है कि ये घटना होटल में ही होने वाली है और दोनों वहां से होटल के लिए निकल जाते हैं। तभी कार्लोस भी थोड़ी देर में होटल के रिसेप्शन पर पहुंच जाता है और वहां आकर रिसेप्शनिस्ट से रेनू यानी कि अपनी वाइफ और उसके बॉयफ्रेंड का रूम नंबर पूछता है। पहले तो रिसेप्शनिस्ट उसको इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती क्योंकि सुरक्षा के लिए वो किसी को भी कुछ नहीं बता सकती। लेकिन जब कार्लोस उसको अपनी पुलिस की पहचान दिखाता है तो वो उसको सब कुछ बता देती है कि आपकी वाइफ 7वीं मंजिल पर रूम नंबर 706 में है। फिर वहां से जाने से पहले कार्लोस उसको एक लिफाफा देता है और बताता है कि एक एना नाम की लड़की आएगी, ये तुम उसको सौंप देना। जिस समय रिसेप्शनिस्ट कार्लोस से बातें कर रही थी उसी समय प्रीतम का भी कॉल आया हुआ था और प्रीतम फोन पर सारी बातें सुन लेता है कि कार्लोस वहां पर पहुंच चुका है। दरअसल गाड़ी में बैठकर प्रीतम इन सारी चीजों को पहले से ही पता लगा चुका था। उसने सोशल मीडिया पर कार्लोस की प्रोफाइल भी छान मारी और उसे पता चला कि कार्लोस गोवा पुलिस में काम करता है। तभी थोड़ी ही देर बाद प्रीतम और पेड्रो दोनों ही होटल पहुंच जाते हैं और रिसेप्शन पर पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन वो लड़की कोई भी जवाब नहीं देती। जिसके बाद पेड्रो अपनी आईडी दिखाता है। आईडी देखने के बाद वो लड़की सब कुछ बता देती है कि कार्लोस कौन से रूम में गया है। फिर वो दोनों कार्लोस के पीछे पीछे जाते हैं और लिफ्ट खराब होने की वजह से उन्हें मजबूरन सीढ़ियों से ही ऊपर जाना पड़ता है, जबकि कार्लोस तो लिफ्ट से ऊपर जा रहा था। तभी रिसेप्शन वाली लड़की तुरंत ही लिफ्ट में मौजूद वेटर को कॉल करती है। फिर वो लड़की उसे कार्लोस के बारे में भी बता देती है। फिर जैसे ही नेक्स्ट फ्लोर आता है वो वेटर लिफ्ट से बाहर निकल जाता है, जिसके कारण कार्लोस को शक होने लगता है। लेकिन फिर वो 7वें फ्लोर पर चला जाता है और धीरे धीरे करके रूम नंबर 706 की तरफ बढ़ने लगता है। थोड़ी ही देर में वहां पर प्रीतम और पेड्रो
दोनों ही पहुंच जाते हैं, लेकिन कार्लोस बिना कुछ सोचे समझे उन दोनों के ऊपर बंदूक तान देता है। फिर पेड्रो उसको समझाने की कोशिश करता है कि पुलिस की नौकरी होती ही ऐसी है, हम अपनी ड्यूटी के कारण अपनी फैमिली को टाइम ही नहीं दे पाते और टाइम न मिलने के कारण हमारे बीवी बच्चे हमसे दूर हो जाते हैं। लेकिन ये सब बातें सुनने के बावजूद कार्लोस उसकी एक भी बात नहीं मानता और फायरिंग करने लगता है। फिर वो जल्दी से रूम की तरफ बढ़ने लगता है जिसका दरवाजा अंदर से ही लॉक था। फिर कार्लोस गोली मारकर दरवाजे का लॉक तोड़ देता है और खुद भी अंदर चला जाता है। इस समय अंदर कार्लोस की वाइफ रेनू अपने बॉयफ्रेंड के साथ मजे कर रही थी और ये देखकर कार्लोस तुरंत ही उसके ऊपर गन तान देता है ताकि दोनों को ही खत्म कर सके। लेकिन बाहर पेड्रो बार बार कार्लोस को समझा रहा था कि याद करो तुम्हारा एक बेटा भी है, अगर तुम दोनों ही मर जाओगे तो उसका ख्याल कौन रखेगा। अब ये बात सुनने के बाद कार्लोस भावुक हो जाता है और अपनी पत्नी की जान बख्श देता है और जाते जाते कहता है कि अब से तुम इस लोंडे के साथ ही रहो, मैं अपने बेटे के साथ जिंदगी बिता लूंगा। अब इस तरह से प्रीतम और पेड्रो दोनों मिलकर इस ना सोल्व होने वाले केस को सोल्व कर देते हैं। फिर पेड्रो प्रीतम को अपने घर पर लेकर जाता है जहां उसकी पत्नी स्टेसी उससे बहुत ही नाराज थी। फिर स्टेसी बताती है कि आज हमारे बच्चे का जन्मदिन था लेकिन साहब तो फिर भी घर पर लेट पहुंचे। फिर पेड्रो स्टेसी को बताता है कि आज एक डबल मर्डर केस आ गया था, बस मैं उसी को सोल्व करने के लिए गया था। अगर मैं बर्थडे के चक्कर में पड़ता तो 3 लोगों की जान चली जाती। लेकिन स्टेसी तो पेड्रो की एक भी बात नहीं मानती और उस पर चिल्लाने लगती है। इसी दौरान हमें पता चलता है कि स्टेसी एक ट्रॉमा से गुजर रही है और आज वो अपने बेटे लियो का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती थी, जबकि लियो तो कई साल पहले ही मर चुका है। फिर पेड्रो उसको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए समझाता है लेकिन स्टेसी गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। इस समय प्रीतम बाहर ही बैठा हुआ था जो उनकी सारी बातें सुन रहा था। तभी नेक्स्ट डे हम फिर से साइबर सेल का सीन देखते हैं। पेड्रो अपने दिमाग में कुछ सोच रहा था और फिर वो फोन उठाकर स्टेसी को कॉल करने लगता है लेकिन स्टेसी फोन रिसीव ही नहीं करती। फिर पेड्रो अपने काम में मन लगाने की कोशिश करता है लेकिन उसके अंदर इस समय इतना गुस्सा था कि वो कीबोर्ड को वहीं पर फेंक कर बाहर चला जाता है। फिर बाहर जाने के बाद वो गुस्से में आकर प्रीतम के पास कॉल करता है और पूछता है जो कीबोर्ड में बटन होते हैं उनको लाइन वाइज क्यों नहीं लगाया गया, उनको फिट करने वाला कौन सा भूतिया था जिसने कीबोर्ड के बटन उल्टा पुल्टा फिक्स कर दिए। तभी प्रीतम पेड्रो को कहता है कि इसके बारे में मैं तुम्हें मिलकर बताऊंगा। फिर वो दोनों एक मार्केट में मिलते हैं। प्रीतम पेड्रो को समझाता है कि एक अल्फाबेट 2 बार न दब जाए, इसी वजह से उसको इस अरेंजमेंट में रखा गया है। फिर जब दोनों मार्केट से बातें करते हुए जा रहे थे तो पेड्रो के पास कांस्टेबल रेगी की कॉल आती है और वो बताता है कि टेप रिकॉर्डर मिल गया है। फिर प्रीतम और पेड्रो दोनों ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। फिर प्रीतम तुरंत ही टेप रिकॉर्डर को देखता है लेकिन अंदर से उसकी कैसेट गायब थी जिसमें उसकी दादी की आवाज रिकॉर्ड थी। फिर पेड्रो दोबारा से रेगी को कैसेट ढूंढने का आदेश देता है क्योंकि वही तो मेन चीज थी। तभी न्यूज चैनल पर एक खबर आने लगती है कि मिनिस्टर के बेटे वेनी को किसी ने किडनैप कर लिया है और जब पेड्रो ये खबर देख रहा था तो साइबर सेल की एक लेडी ऑफिसर वहां पर आ जाती है और पेड्रो से कहती है कि मिनिस्टर साहब के घर पर साइबर सेल के रूप में आपको बुलाया गया है। फिर पेड्रो तुरंत ही लेडी ऑफिसर के साथ मिनिस्टर के घर पर पहुंच जाता है। मिनिस्टर उसको देखकर और भी ज्यादा भड़क जाता है लेकिन पेड्रो का सीनियर उसको समझाता है कि ये एक अच्छा ऑफिसर है। तभी कुछ देर बाद वहां पर किडनैपर की कॉल आ जाती है और वो पूरे 5 करोड़ रुपए की डिमांड करता है। अगर समय पर उसको 5 करोड़ रुपए नहीं मिले तो वो वेनी को खत्म कर देगा और उसका एक पार्सल बनाकर मिनिस्टर के घर पर भिजवा देगा। अब वो किडनैपर उनको 1 दिन का समय देता है। फिर पेड्रो सबसे पहले उस आदमी का नंबर लेता है और उस आदमी को सोशल मीडिया पर खोजने लगता है जैसे कि प्रीतम किया करता था। तभी उसे एक एड्रेस के बारे में पता चलता है और फिर वो रेगी को वहां पर भेज देता है। लेकिन वहां पर जाकर रेगी को पता चलता है कि वो नंबर किसी महिला के नकली आधार कार्ड का यूज करके लिया गया है और आज तो उसकी मौत भी हो गई है। फिर रेगी ये सारी बात अपने सीनियर को बताता है जिससे पेड्रो की जो बची कुची इज्जत थी वो भी खत्म हो जाती है। फिर मिनिस्टर डीआईजी से कहता है कि अगर इस केस में ये आदमी रहा तो मेरा बेटा कभी नहीं मिलेगा। इसलिए गुस्से में आकर मिनिस्टर पेड्रो को वहां से भगा देता है। फिर पेड्रो जाते जाते एक बात बोलकर जाता है कि पुलिस को अपना काम करना अच्छे से आता है लेकिन नेता लोग काम करने नहीं देते। फिर वो अपने सीनियर को कहता है कि मुझे साइबर क्राइम के बारे में कुछ भी नहीं पता और यहाँ तक कि मुझे कीबोर्ड भी चलाना नहीं आता।
इसलिए वो नंबर ढूंढना मेरे बस की बात नहीं है। फिर पेड्रो का सीनियर उसको धमकाता है कि मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा, लेकिन पेड्रो एक आखिरी बार चांस मांगता है और कहता है कि ये केस मुझे अपने हिसाब से हैंडल करने दो, मैं जल्दी से जल्दी विनी को ढूंढ लूंगा। फिर जाते जाते पेड्रो कहता है कि मैं एक साइबर जीनियस का नंबर भेज रहा हूँ, अगर आप उससे अच्छे से बात करोगे तो वो आपके बेटे को चुटकियों में ढूंढ निकालेगा। और फिर पेड्रो वो नंबर देकर वहां से चला जाता है। फिर वो जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठता है, मिनिस्टर का सेक्रेटरी पेड्रो के पास आता है और कहता है कि मिनिस्टर साहब ने आपको सॉरी बोला है, अब आप और आपका साथी दोनों ही इस केस में काम करेंगे और कोई भी आपके काम में दखल अंदाजी नहीं करेगा। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। थर्ड एपिसोड में हम देखते हैं प्रीतम को लेकर पेड्रो मिनिस्टर के घर पहुंचता है। मिनिस्टर का सेक्रेटरी प्रीतम को पहचान लेता है और बताता है कि यह तो वैक्यूम क्लीनर बेचता है। प्रीतम भी इस बात से एग्री करता है कि वह एक सेल्समैन है। तभी थोड़ी ही देर में किडनैपर का कॉल दोबारा से मिनिस्टर के सेक्रेटरी साठे के पास आता है। इस बार फोन पेड्रो उठाता है। फोन उठाने से पहले प्रीतम उस नंबर को ट्रेस करने लगता है। तभी पेड्रो जानबूझकर उससे काफी ज्यादा लंबी बात करता है ताकि प्रीतम को कॉल ट्रेस करने के लिए समय मिल सके। कॉल के कट होने के बाद पेड्रो प्रीतम के पास आता है और पूछता है नंबर मिला क्या। प्रीतम कहता है कि पहले और जमाना था जब फोन पर लंबी लंबी बातें करनी पड़ती थी, लेकिन आज का सिस्टम अलग है, नंबर से ही लोकेशन पता लग जाती है। अब पेड्रो को लग रहा था कि क्या मैं फालतू में ही बकबक कर रहा था। फिर प्रीतम बाहर आकर मिनिस्टर को समझाता है कि मैंने जिस नंबर से कॉल आया था, जैसे ही उसे ट्रेस किया तो मुझे उसी एरिया में उसी के साथ एक और नंबर भी एक्टिव मिला, जो कि शायद उस किडनैपर का पर्सनल नंबर होगा और अभी मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ। तभी थोड़ी देर में उस किडनैपर की लोकेशन एक जगह पर रुक जाती है और फिर प्रीतम और पेड्रो दोनों मिनिस्टर से वादा करते हैं कि हम आपके बच्चे को बचा लेंगे। फिर पेड्रो रेगी को उस जगह की तहकीकात करने के लिए भेजता है। रेगी पेड्रो को फोन करके बताता है कि मैंने उस आदमी के बारे में पता लगाया है, उसने हाल ही में थोड़ी देर पहले दूध और बियर खरीदी थी। अब पेड्रो को लगता है कि बच्चा उसी के पास होगा, दूध बच्चे के लिए होगा और बियर वह खुद पिएगा। साथ ही साथ रेगी ये भी बताता है कि मुझे पता चला है वो 4:30 बजे फिर से मार्केट आएगा। अब पेड्रो का प्लान था कि जैसे ही वह मार्केट जाएगा हम उसके ठिकाने पर जाकर बच्चे को छुड़ा लेंगे। अब प्रीतम के मन में शक होने लगता है कि जरूर इस खेल में कोई और भी शामिल होगा और फिर प्रीतम का शक विन्नी की मां के ऊपर जाता है जिसका नाम श्रद्धा है। फिर पेड्रो प्रीतम को बाहर लाकर उससे पूछता है कि तुम्हारा शक श्रद्धा के ऊपर कैसे गया। तब प्रीतम बताता है कि मैंने उनकी सोशल मीडिया पोस्ट चेक की थी, वह एक दिन में 10 से 15 पोस्ट डालती हैं, लेकिन 9 दिन से उन्होंने एक भी पोस्ट नहीं डाली है। मेरा मानना है कि वह भी इस केस में इन्वॉल्व हैं। प्रीतम कहता है कि अगर मुझे श्रद्धा का फोन मिल जाए तो मैं सारी चीजें पता लगा सकता हूँ, लेकिन फोन का नाम सुनकर पेड्रो काफी डर जाता है क्योंकि लास्ट टाइम फोन के ही चलते उसे साइबर सेल में ट्रांसफर कर दिया गया था। तभी प्रीतम देखता है कि श्रद्धा अपने एआई असिस्टेंट एलेक्सा से बात कर रही थी। यह देखने के बाद प्रीतम श्रद्धा की आईडी और पासवर्ड डालकर उसकी एलेक्सा को क्रैक कर लेता है। दरअसल ज्यादातर लोग अपने एआई असिस्टेंट से अपने मन की सभी बातें कर लेते हैं और श्रद्धा भी उनमें से एक थी। अब प्रीतम को श्रद्धा की एआई की सारी हिस्ट्री मिल जाती है। उसमें से एक ऑडियो क्लिप में उसने पूछा था कि वह रिसोर्ट के लिए बस कैसे पकड़ सकती है। तभी पेड्रो के दिमाग में ये बात क्लिक करती है कि एक मिनिस्टर की वाइफ बस से क्यों सफर करेगी। फिर इसी की पूछताछ करने के लिए वो घर के ड्राइवर के पास जाते हैं। पेड्रो उसे खूब मारता है और सच बताने को कहता है। तभी ड्राइवर बताता है कि मैंने मैडम को मॉल में छोड़ा था, किसी बस स्टॉप पर नहीं। फिर प्रीतम पेड्रो से कहता है अगर मुझे इस ड्राइवर का फोन मिल जाए तो मैं सारी चीजें खुद पता लगा लूंगा। फिर पेड्रो ड्राइवर का मोबाइल ले लेता है और प्रीतम को दे देता है। प्रीतम उसका मैप चेक करके पता लगा लेता है कि ड्राइवर सच बोल रहा था, लेकिन साथ में उसे ये भी पता चलता है कि 4 घंटे से श्रद्धा उसी मॉल के अंदर रुकी हुई थी और यहीं उनका शक और मजबूत हो जाता है। तभी प्रीतम की नजर मॉल के पीछे बने बस स्टॉप पर पड़ती है और वो लोग समझ जाते हैं कि श्रद्धा मॉल के पीछे के रास्ते से बाहर निकलकर बस पर गई होगी और बस से वो अगुंडा रिसोर्ट गई होगी ताकि ड्राइवर को पता न चले कि श्रद्धा कहाँ गई। यह सब पता लगने के बाद प्रीतम और पेड्रो दोनों अगुंडा रिसोर्ट पहुंचते हैं और वहां की सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। फुटेज में देखने को मिलता है कि श्रद्धा किडनैपर के साथ अफेयर में थी और दोनों एक रूम में जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं प्रीतम और पेड्रो नाव से कहीं जा रहे थे। पेड्रो जब दूरबीन से देखता है तो सामने उसको किडनैपर का घर नजर आता है और रेगी भी इस समय घर पर ही नजर रखे हुए था। तभी उसको किडनैपर भी दिख जाता है जो कि अपने घर से बाहर निकल रहा था।
फिर पेड्रो इसके बारे में तुरंत ही रेगी को बता देता है। फिर जैसे ही किडनैपर वहां से दूर जाता है तो 2 कांस्टेबल घर की तलाशी लेने के लिए अंदर चले जाते हैं, जबकि रेगी किडनैपर का पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे ही जाने लगता है। अब पेड्रो भी खिड़की के रास्ते से घर के अंदर प्रवेश कर जाता है, लेकिन अंदर तो काफी देर ढूंढने के बावजूद भी विन्नी उनको कहीं भी दिखाई नहीं देता। तभी रेगी देखता है कि किडनैपर दारू लेने के लिए एक ठेके पर जा रहा है और दूसरी तरफ पेड्रो को उस किडनैपर के कमरे में श्रद्धा और किडनैपर की एक साथ वाली फोटो भी मिल जाती है। फिर पेड्रो तुरंत उन फोटोज की फोटो खींच लेता है। तभी रेगी पेड्रो को बताता है कि किडनैपर अब घर के लिए वापस चल पड़ा है, इसलिए आपको तुरंत ही घर से निकल जाना चाहिए। इतने में किडनैपर को भी शक हो जाता है कि रेगी काफी देर से उसका पीछा कर रहा है, लेकिन रेगी बहाना बनाकर वहां से भाग जाता है। अब जिस समय किडनैपर अपने घर के अंदर जाता है तो पेड्रो उस समय भी घर के अंदर ही था और घर की तलाशी ले रहा था। फिर पेड्रो वहां से भागने के लिए बालकनी से नीचे कूद जाता है और किडनैपर को घर के अंदर कोई भी नहीं मिलता। अब ये बात जब मिनिस्टर को पता चलती है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि उस आदमी को तभी पकड़ लेना चाहिए था और मार मार कर उससे पूछताछ करनी चाहिए थी, लेकिन डीआईजी उसको समझाते हैं कि अगर हम उसे फोर्स करते तो उसके बाकी के साथी अलर्ट हो जाते, इससे विन्नी को नुकसान पहुंच सकता था। फिर वहां से वापस आने के बाद पेड्रो डायरेक्ट श्रद्धा के पास जाकर उससे पूछता है कि आपने अपने ही बच्चे को किडनैप क्यों करवाया। पहले तो श्रद्धा कोई भी जवाब नहीं देती, लेकिन जैसे ही पेड्रो उसको उसकी फोटो दिखाता है तो वो सारी बातें बताने लगती है कि वो किडनैपर पहले मेरा बॉयफ्रेंड हुआ करता था और फिर वो मुझे ये फोटो दिखाकर ब्लैकमेल करने लगा और हमेशा ही मुझसे पैसे मांगा करता था। फिर पेड्रो पूछता है कि आपकी उस रिजॉर्ट में उससे क्या क्या बातें हुई। फिर श्रद्धा उस दिन की सारी बातें बताने लगती है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि किडनैपर श्रद्धा से कहता है कि मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए क्योंकि मेरे ऊपर काफी बड़ा लोन चल रहा है जिसको मैं चुकाना चाहता हूँ। फिर किडनैपर श्रद्धा को एक आइडिया देता है कि क्यों ना मैं तुम्हारे बच्चे को किडनैप कर लूं और फिर तुम अपने पति से कहकर मुझे 5 करोड़ रुपए दिलवा देना और जब वो मुझे पैसे दे देगा तो मैं तुम्हारे बच्चे को सही सलामत वापस छोड़ दूंगा। लेकिन श्रद्धा इस बात के लिए राजी नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि विन्नी घर से गायब हो चुका है। फिर श्रद्धा बताती है कि किडनैपर किसी जीनियस हैकर के बारे में बात कर रहा था, पता नहीं वो कौन है। अगले सीन में हम उसी हैकर को देखते हैं जो एक रिजॉर्ट में बैठकर अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। फिर वो अपने लैपटॉप पर तनेजा नाम के एक आदमी का ईमेल टाइप करता है और फिर फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करता है। इस समय वो एकदम चौकन्ना था और बार बार अपने दरवाजे को ही देख रहा था। तभी वहां पर एक आदमी आता है और यही वो तनेजा है। फिर जैसे ही तनेजा अंदर जाता है तो हैकर एक बार फिर से फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करता है और साथ ही साथ तनेजा के फोन पर ओटीपी आ जाता है। फिर वो तनेजा के सामने अपने फोन डेड होने का नाटक करता है और तनेजा से उसका फोन मांगने लगता है। फिर फोन मिलने पर वो हैकर जल्दी से उस ओटीपी को देखकर मैसेज को डिलीट कर देता है और फिर जानबूझकर इधर उधर की बातें करने लगता है। फिर तनेजा के जाने के बाद वो उस लैपटॉप में उस ओटीपी को डाल देता है, जिसके कारण तनेजा का ईमेल और उसके सारे कंट्रोल्स हैक हो जाते हैं। फिर वो एक अनजान आदमी के पास कॉल करता है और बताता है कि तनेजा का ईमेल मेरे कंट्रोल में है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 4th एपिसोड में हम देखते हैं किडनैपर के पास हैकर का फोन आता है। हैकर बताता है कि तुम्हारे घर के आसपास पुलिस ने डेरा जमा रखा है और ये देखकर किडनैपर काफी ज्यादा डर जाता है। फिर हैकर उसको बताता है कि तुम मिनिस्टर के पास कॉल करो और कहो कि घर के आसपास से पुलिस हटाए। फिर हैकर कुछ ऐसी जानकारी भी देता है ताकि किडनैपर की कही हुई बातें मिनिस्टर को सच लगे। इस समय हैकर जहां पर बैठा हुआ था वहीं पर रेगी भी बैठा हुआ था। फिर हैकर रेगी को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और तुरंत अपना सिस्टम बंद करके वहां से भाग निकलता है। फिर रेगी उस होटल के रिसेप्शन पर जाता है जहां पर ढेर सारे कैसेट लगे हुए थे। फिर वो वहां से एक कैसेट उतार लेता है क्योंकि उसको लगता है कि ये प्रीतम की दादी की आवाज वाली ही कैसेट होंगी और फिर वो उसके बारे में तुरंत पेड्रो को बता देता है। फिर पेड्रो प्रीतम को साथ लेकर तुरंत वहां पर पहुंच जाता है। फिर जब उस कैसेट को प्ले किया जाता है तो उसमें से तो ढिंचक पूजा के गाने निकलते हैं और ये सुनकर प्रीतम बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाता है क्योंकि एक बार फिर से उसकी दादी का कैसेट नहीं मिला। तभी पेड्रो प्रीतम के पास आता है और पूछता है कि क्या तुम्हें गाने के लिरिक्स पता है? प्रीतम बताता है हाँ। फिर पेड्रो उसको आइडिया देता है कि मैं वो सॉन्ग किसी और से गवा कर दे दूंगा और तुम्हारे दादाजी को पता भी नहीं चलेगा। अगले सीन में हम देखते हैं मिनिस्टर के घर का शेफ बताता है कि विनी अपने फोन में एक गेम खेला करता था
जहां वो जगह जगह कैमरा ले जाकर उसमें से छिपकली को मारा करता था। और यहीं से प्रीतम के दिमाग में अचानक से एक बात क्लिक करती है। फिर वो तुरंत विनी के वाईफाई हिस्ट्री चेक करता है और उसे पता चलता है कि रात को 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक विनी गेम खेला करता था। और क्योंकि वो रात भर गेम खेलता था तो जरूर वो स्कूल में सोता होगा। फिर पेड्रो साठे के पास मैसेज करता है और पूछता है कि क्या विनी स्कूल में सोया करता था। साठे ये बात मिनिस्टर को बता देता है और मिनिस्टर तुरंत दोनों को बुलाता है कि उन दोनों को ये बात कैसे पता चली। फिर प्रीतम अपनी सारी थ्योरी बताता है कि वो गेम जो विनी खेला करता था उसके जरिए हैकर ने सब कुछ पता लगा लिया कि आपके घर में कहां कहां पर कैमरे लगे हुए हैं। इसीलिए वो उन कैमरों की नजर से बचते हुए आपके घर में आया और विनी को उठाकर ले गया। फिर प्रीतम विनी के कमरे में जाकर उसका लैपटॉप चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको पासवर्ड नहीं पता था। फिर प्रीतम कई पासवर्ड ट्राई करता है लेकिन कोई भी काम नहीं करता। तभी प्रीतम को एक आइडिया आता है कि जरूर उसके दोस्त को पासवर्ड के बारे में पता होगा। फिर पेड्रो श्रद्धा से बात करता है और पूछता है कि क्या विनी का कोई ऐसा दोस्त है जो क्लास में सोता हो, क्योंकि जरूर वो भी रात को गेम खेलता होगा और क्लास में सो जाता होगा। इसलिए हो सकता है कि उसको विनी के लैपटॉप के पासवर्ड के बारे में पता हो। अगले सीन में हम विनी के दोस्त को देखते हैं जो मिनिस्टर के घर पर आया हुआ था और इस समय वो यहाँ पर बिंदास खा पी रहा था। फिर श्रद्धा उससे पासवर्ड पूछती है लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता। फिर जब मिनिस्टर उससे पासवर्ड पूछता है तो वो लड़का उसको मिडिल फिंगर दिखा देता है, लेकिन ये बात पेड्रो को पसंद नहीं आती। इसलिए वो गुस्से में कहता है कि मैं तुझे पंखे से उल्टा लटका दूंगा अगर तुमने हमें पासवर्ड के बारे में नहीं बताया तो। अब डर के मारे बच्चा पासवर्ड बता देता है। पासवर्ड पता लगने के बाद प्रीतम उस लैपटॉप को चेक करता है और पता लगाता है कि बिन्नी ब्लू व्हेल नाम की एक गेम खेला करता था जिसमें बच्चों को एक टास्क दिया जाता था। टास्क पूरा करने के लिए बच्चे कुछ भी करते थे। तभी पेड्रो को भी एक पुरानी याद आने लगती है कि कैसे उसका बेटा लियो कुएं के अंदर कूद गया था और उसकी याद आते ही वो काफी ज्यादा डर जाता है। तभी हम देखते हैं कि उस हैकर ने विनी के लैपटॉप को हैक किया हुआ था और विनी के कैमरे का एक्सेस भी हैकर के ही पास था, जिसके जरिए हैकर प्रीतम और उसकी सारी एक्टिविटी को फॉलो कर पा रहा था। तभी प्रीतम भी उस गेम के जरिए विनी के सारे टास्क देखने लगता है कि कैसे उसको मैनिपुलेट करके गेम के जरिए काम करवाया जा रहा था और विनी भी एक के बाद एक सारे टास्क पूरे कर रहा था। इसी टास्क के दौरान विनी ने श्रद्धा का भी फोन चोरी किया था। तभी श्रद्धा के फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आती है। दूसरी तरफ से हैकर बात कर रहा था। अब प्रीतम को भी पता चल जाता है कि हैकर इस समय उन सब पर नजर रखे हुए है, इसलिए वो जल्दी से लैपटॉप को बंद कर देता है। फिर हैकर कहता है कि लैपटॉप बंद करने से कुछ भी नहीं होगा, मिनिस्टर के घर की सभी चीजों का एक्सेस मेरे पास है। अब ये बात बोलकर हैकर सबके मन में दहशत फैला देता है। फिर हैकर प्रीतम से बात करवाने के लिए कहता है और श्रद्धा तुरंत प्रीतम के साथ बात करवाती है। अब प्रीतम इस कॉल को ट्रेस करने की भी कोशिश कर रहा था। तभी हैकर प्रीतम को चैलेंज देता है कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो तुम मेरी लोकेशन ढूंढ कर दिखाओ, क्योंकि प्रीतम के लैपटॉप पर उस हैकर की लोकेशन बार बार चेंज हो रही थी। फिर हैकर प्रीतम को कहता है कि तुम जहां पर बैठे हो तुम्हारे पीछे एक पेंटिंग लगी हुई है। ये जानने के बाद प्रीतम तुरंत ही वहां से लिविंग रूम में चला जाता है और हैकर से पूछता है अब बताओ मैं कहां पर हूं। फिर हैकर बताता है कि तुम इस समय लिविंग रूम में हो। फिर प्रीतम वहीं पर सोफे पर बैठ जाता है, लेकिन इस बार हैकर कंफ्यूज हो जाता है और उसे पता ही नहीं चलता कि प्रीतम कहां पर है। फिर प्रीतम उससे पूछता है कि इस समय मेरा फोन कौन से हाथ में है, लेकिन इस बार हैकर उसको कोई भी जवाब नहीं दे पाता। फिर प्रीतम वो फोन पेड्रो को देता है और हैकर बताता है कि तुम्हारे सामने एक सर्टिफिकेट टंगा हुआ है। अब इसी बात पर प्रीतम समझ जाता है कि जरूर उस गेम की वजह से ही उसने पूरे घर को स्कैन कर रखा है और वाईफाई के हिसाब से ही वो पूरे के पूरे मूवमेंट को ट्रैक कर रहा है। फिर फोन काटने से पहले हैकर प्रीतम को कबीर साहनी के नाम से पुकारता है और ये नाम सुनने के बाद प्रीतम हैरान हो जाता है। तभी पेड्रो भी उसे घूर कर देखने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं घबराया हुआ प्रीतम वापिस अपने घर लौट आता है और जल्दी से अपना सारा सामान पैक करने लगता है। दूसरी तरफ पेड्रो जब अपने घर पर पहुंचता है तो अपने बेटे लियो का लैपटॉप खोलता है और जब वो उसमें देखता है तो वहां भी उसे ब्लू व्हेल नाम की एक गेम मिलती है। फिर जैसे ही वो उस गेम को खोलता है
उसका मन इतना ज्यादा डर जाता है कि वो अचानक से अपने लैपटॉप को बंद कर देता है और गुस्से में चिल्लाने लगता है कि उसने मेरे बेटे को मार डाला। दूसरी तरफ प्रीतम की नजर एक पेन ड्राइव पर पड़ती है। फिर जैसे ही वो पेन ड्राइव अपने लैपटॉप से कनेक्ट करता है, वैसे ही वो हैकर और प्रीतम दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। फिर हैकर प्रीतम से कहता है कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, तुम इस डार्क वेब से निकलने के बाद कहां पर गुम हो गए थे, तूने अपना शहर, आईडी सब कुछ बदल लिया। फिर हैकर तुरंत ही प्रीतम को कारवर बुलाता है और किसी से मिलने की बात करता है। फिर हैकर प्रीतम को एक वीडियो भी दिखाता है जिसमें हमें वही टावर दिखाई देता है जिसको हमने पहले भी देखा था। फिर हैकर उसको धमकी देता है, अगर कल तुम मिलने के लिए नहीं आए तो मैं विनी की लाश मिनिस्टर के घर पर पहुंचा दूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं पेड्रो क्राइम ब्रांच में पहुंच जाता है और कबीर के बारे में सारी जानकारी निकालने लगता है। अब पेड्रो के सामने भी वही शहर आता है, कारवर, जिसके बाद पेड्रो प्रीतम के मोबाइल की लोकेशन ट्रैक करवाता है और पता चलता है कि प्रीतम कारवर वाले रास्ते पर ड्राइव कर रहा है। ये बात जानते ही पेड्रो भी तुरंत उसके पीछे निकल जाता है। दूसरी तरफ प्रीतम एक हॉस्पिटल में जाता है और अंदर जाने के बाद उसको अननोन नंबर से एक मैसेज आता है जिसमें उसको कहां पर आना है गाइड किया जा रहा था। फिर वो जल्दी से वहां पर पहुंच जाता है और वहां उसको एक रूम के अंदर आने को कहा जाता है। इस समय वो हैकर भी वहीं हॉस्पिटल में ही बैठा हुआ था और प्रीतम बिल्कुल उसके सामने से ही गुजरता है, लेकिन प्रीतम उसको देख नहीं पाता। फिर प्रीतम उस बुलाए गए रूम के अंदर जाता है जहां एक महिला एडमिट थी, उसका नाम नीना था और ये देखने के बाद प्रीतम मायूस होकर रोने लगता है। फिर जब हैकर वहां से जाने लगता है तो ठीक उसी समय पेड्रो भी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। तभी हैकर की नजर पेड्रो के ऊपर पड़ती है और वो हल्की सी मुस्कान देकर वहां से गायब हो जाता है। तभी प्रीतम भी उस रूम से बाहर निकलकर वहां से दौड़ते हुए बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी सामने पेड्रो आ जाता है और दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। फिर पेड्रो प्रीतम को अपने घर पर लेकर जाता है और उससे उसकी सारी स्टोरी पूछता है। पेड्रो कहता है, बता तेरी कहानी क्या है और तू इतना बड़ा जीनियस होकर एक सेल्समैन बनकर क्यों घूम रहा है। फिर प्रीतम बिना बात घुमाए कहता है कि मैंने एक मर्डर किया है और ये बात सुनने के बाद पेड्रो का चेहरा सीरियस हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 5th एपिसोड की शुरुआत फ्लैशबैक के साथ होती है जब प्रीतम अपने कॉलेज में पढ़ा करता था। वो हर सुबह देर से ही उठा करता था और उठने के बाद जब वो घड़ी देखता था तो लेट होता हुआ देख वो दौड़ते हुए कॉलेज पहुंच जाता था। उसके कॉलेज में वही प्रोफेसर पढ़ाया करता था जो लाइट हाउस से गिरकर मर गया था। फिर वो प्रोफेसर प्रीतम पर गुस्सा करता है, लेकिन प्रीतम बहाना बनाते हुए कहता है कि मैं किसी काम से हॉस्पिटल गया था और वहीं से मैं दौड़ते हुए आ रहा हूँ। फिर प्रोफेसर कैलकुलेशन करता है और प्रीतम के फोन को चेक करता है जिसमें उसने सिर्फ 207 स्टेप ही चले थे। ये देख वो समझ जाता है कि प्रीतम झूठ बोल रहा है। अब इस बात पर प्रीतम की पूरी क्लास के सामने बेइज्जती हो जाती है और गुस्से में आकर प्रीतम क्लास से बाहर चला जाता है और फिर घर आकर खूब शराब पीता है। लेकिन फिर वो अपनी स्किल का मिसयूज करता है और इंटरनेट पर से प्रोफेसर की लाइफ के बारे में रिसर्च करने लगता है। तभी उसके हाथ प्रोफेसर की एक फोटो लगती है जिसमें वो किसी लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था। फिर वो तुरंत ही उस फोटो को डाउनलोड कर लेता है और फिर उसको सोशल मीडिया पर पब्लिक कर देता है। और इतना ही नहीं, वो उस फोटो को प्रोफेसर की वाइफ नीना के पास भी भेज देता है। फिर नेक्स्ट डे जब प्रोफेसर कॉलेज जाता है तो देखता है कॉलेज के प्रोजेक्टर में प्रोफेसर और एक लड़की की फोटो लगी है और ये देखकर प्रोफेसर बहुत ही शर्मिंदा हो जाता है। फिर वो अपने घर वापस लौट जाता है, लेकिन वहां पर नीना भी उससे नाराज हो जाती है क्योंकि नीना को भी सब कुछ पता चल गया था। अब प्रोफेसर इस शर्मिंदगी को सहन नहीं कर पाता और टावर से कूदकर अपनी जान दे देता है। अब प्रीतम को यही गम खाया जा रहा था कि उसकी वजह से एक आदमी मारा गया। प्रेजेंट में पेड्रो को जब ये कहानी पता चलती है तो वो उसको हिम्मत देता है कि पुरानी बातें भूल जाओ, फिलहाल हमें विन्नी के किडनैपर्स को ढूंढना है। फिर वो बताता है कि मेरे बेटे लियो ने भी वही ब्लू व्हेल गेम खेली थी और उसे भी आखिरी टास्क यही मिला था कि वो कुएं में छलांग लगा दे। कुएं में कूदते वक्त मेरा बेटा यही सोचता रहा कि मेरे पापा एक पुलिस वाले हैं, वो मुझे कुएं में कूदकर बचा लेंगे। और यही सोचता सोचता वो मासूम सा बच्चा कुएं में छलांग लगा गया। भले ही मैं अपने बेटे को तो नहीं बचा पाया, लेकिन मैं विन्नी को जरूर बचाऊंगा और मुझे ये भी पता लगाना है कि आखिर ये हैकर तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है। फिर प्रोफेसर के बारे में और पता करने के लिए
प्रीतम इंटरनेट पर सर्च करता है, जहां उसे पता चलता है कि प्रोफेसर का एक बेटा भी था। अब उसको समझ में आ जाता है कि वो हैकर उसी प्रोफेसर का बेटा होगा जो कि प्रीतम से बदला लेना चाहता है। तभी किडनैपर के पास हैकर का फोन आता है और हैकर कहता है कि अब वो बच्चा मैं तुम्हें नहीं दूंगा। ये बात सुनते ही किडनैपर बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर वो बार बार कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन हैकर मुस्कुराते हुए फोन काट देता है। फोन काटने के बाद हैकर साठे के मोबाइल पर कॉल करता है और बताता है तुम्हारा बेटा वेनी मेरे कब्जे में है। लेकिन मिनिस्टर उससे पूछता है कि मैं कैसे विश्वास करूं कि मेरा बेटा तुम्हारे कब्जे में है, जबकि कोई और तो ये दावा कर रहा है कि मेरा बेटा उसके कब्जे में है। फिर हैकर वेनी की एक फोटो श्रद्धा के फोन पर सेंड कर देता है, जिसमें वेनी की एक उंगली कटी हुई थी। हैकर बताता है कि तुम्हारा बेटा बार बार मुझे मिडिल फिंगर दिखा रहा था, इसलिए मैंने उसकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व कर दी। मैंने उसकी उंगली ही काट दी। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर हैकर कहता है कि मैं लोकेशन भेजूंगा, उसी लोकेशन पर तुम्हें पैसे भेजने होंगे और वो पैसे सिर्फ प्रीतम ही लेकर आएगा। फिर पैसों का बैग तैयार कर दिया जाता है। फिर हैकर को फंसाने के लिए एक गार्ड का मोबाइल भी उसमें डाल दिया जाता है। फिर पेड्रो प्रीतम को जाते हुए समझाता है कि तुम्हें अपने साथ कुछ हथियार भी रखना चाहिए, इसलिए वो उसे अपनी गन दे देता है, क्योंकि वो हैकर प्रीतम से बदला लेना चाहता था और हो सकता है कि वो प्रीतम को मार डाले। थोड़ी ही देर में प्रीतम उस लोकेशन पर पहुंच जाता है। लोकेशन एक ब्रिज की थी। तभी वहां पर एक नाव आती है और वो हैकर उसी नाव में बैठा हुआ था। फिर हैकर पुल के ऊपर आता है और दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। फिर दोनों के बीच फाइट होने लगती है। फिर हैकर लगातार प्रीतम को खूब मारता है, जबकि प्रीतम कोई भी जवाबी हमला नहीं करता। फिर दोनों के बीच में काफी देर तक बहस होती है और इसी दौरान पता चलता है कि हैकर कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर का बेटा मार्टिन है और इसी वजह से वो प्रीतम से बदला लेना चाहता है। अब प्रीतम बार बार कहता है कि तुम मुझे पकड़ लो, लेकिन विनी को जाने दो। लेकिन मार्टिन प्रीतम को कहता है कि तुम्हें भी वैसा ही करना होगा जैसे मेरे पिता ने किया था। तुम्हें लाइट हाउस से कूदकर अपनी जान देनी होगी। जैसे ही तुम लाइट हाउस से कूदोगे, मैं विनी को उसके घर पर पहुंचा दूंगा और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं विनी को खत्म कर दूंगा। फिर मार्टिन जाकर पैसों वाला बैग चेक करता है और ऊपर वाली चैन में उसको गार्ड का मोबाइल मिलता है। फिर वो उस फोन को पानी में ही फेंक देता है। फिर मार्टिन जाने से पहले प्रीतम को वहीं पर बेहोश कर देता है और उसके फोन को निकालकर पेड्रो के पास मैसेज भेजता है, जिसमें मार्टिन ने लिखा था कि विनी मुझे मिल गया है। अब साठे के मोबाइल की लोकेशन भी ट्रैक की जाती है, क्योंकि उसका भी फोन बैग के ही अंदर था। फिर पेड्रो रेगी को भी उस गाड़ी के पीछे लगा देता है। रेगी बहुत ही चालाकी से मार्टिन का पीछा कर रहा था। तभी थोड़ी देर बाद जब प्रीतम को होश आता है तो वो देखता है कि वहां से बैग और मार्टिन दोनों ही गायब हो चुके हैं। अगले सीन में हम देखते हैं पेड्रो जब प्रीतम का मोबाइल ट्रैक कर रहा था तो प्रीतम उसी की तरफ आ रहा था। जब उसकी गाड़ी वहां पर पहुंचती है तो वो देखता है कि गाड़ी को कोई और ही आदमी ड्राइव कर रहा था, जिसमें वो फोन भी रखा हुआ था। इस आदमी को कहा गया था कि ये गाड़ी इस पते पर पहुंचा दो और तुम्हें तुम्हारी ड्राइवरी के पैसे वहीं पर मिल जाएंगे। दूसरी तरफ मार्टिन एक रूम के अंदर जाता है। दूसरी तरफ प्रीतम भी घायल हालत में मिनिस्टर के घर पर पहुंच जाता है। इतने में पुलिस वाले भी मार्टिन की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। फिर गाड़ियों के अंदर से रेगी और उसके साथी बाहर निकलते हैं। रेगी पेड्रो से बात करता है और उससे रूम नंबर पूछता है, लेकिन रूम नंबर पता करना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए पेड्रो उसको सारे रूम चेक करने को कहता है। लेकिन वहां पर रूम्स बहुत ज्यादा थे, करीब 100 से 200 रूम। फिर प्रीतम उन सभी को एक आइडिया देता है कि तुम हर एक फ्लोर पर जाकर तेजी से बातें करना शुरू कर दो, ताकि अंदर के लोगों को तुम्हारी बात सुनाई दे। दरअसल प्रीतम हर एक कांस्टेबल को ट्रैक कर रहा था। जिस भी कांस्टेबल का मोबाइल उस रूम के पास होगा, प्रीतम को उसके बारे में पता चल जाएगा। फिर सभी ऐसा ही करते हैं, लेकिन तभी जब रेगी उसके रूम के पास पहुंचता है तो प्रीतम को समझ में आ जाता है कि रेगी के सामने जो रूम है वही मार्टिन का फ्लैट है, इसलिए वो उसको बड़ी ही सावधानी से अंदर जाने को कहता है। जब रेगी अंदर जाता है तो देखता है वहां का सारा सामान बिखरा पड़ा है और मार्टिन भी वहां से गायब है। तभी वहां पर एक आदमी के चिल्लाने की आवाज आती है कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई है। तभी हम मार्टिन को देखते हैं जो विनी को लेकर वहां से भाग निकलता है। फिर कुछ ही देर में वहां पर प्रीतम और पेड्रो भी पहुंच जाते हैं। रेगी उनको बताता है कि मार्टिन यहां से भाग गया है और साथ में एक गाड़ी भी चुरा कर ले गया है। तभी अंदर से रेगी को वो फोन भी मिल जाता है जिसको वो लोग ट्रैक कर रहे थे। तभी प्रीतम उस कार के ओनर से पूछता है कि क्या आपकी गाड़ी में फास्टैग लगा है। वो आदमी कहता है हाँ।
यानी कि अगर वो टोल क्रॉस करेगा तो उसके फोन में मैसेज आ जाएगा। फिर जैसे ही मार्टिन टोल क्रॉस करता है उसके फोन में मैसेज आ जाता है और फिर सभी लोग गाड़ी में बैठकर उसको पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। काफी दूर जाने के बाद उन सभी को वो लाल रंग की गाड़ी मिल जाती है जिसमें मार्टिन भाग रहा था। अब मार्टिन गाड़ी को छोड़कर एक बस में बैठकर बेंगलुरु की तरफ जाने लगता है। फिर प्रीतम अपना दिमाग लगाता है और किसी तरह से उस बस तक भी पहुंच जाता है, लेकिन जब बस रुकवाई जाती है तो वहां पर मार्टिन मिलता ही नहीं। फिर प्रीतम एक नंबर पर कॉल करता है जो कि एक बुढ़िया के पास था। प्रीतम तुरंत ही उसका मोबाइल लेता है और उसमें देखता है तो उसमें विनी की फोटो थी, जिसको देखकर पता चलता है कि विनी की एक और उंगली काट दी गई है। ये देखकर प्रीतम काफी ज्यादा डर जाता है। फिर पेड्रो इसके बारे में तुरंत ही डीआईजी को बताता है, लेकिन तभी पेड्रो को एहसास होता है कि मार्टिन उसकी हर एक बात सुन रहा है, यानी कि गाड़ी उसी के कंट्रोल में है। इसलिए वो गाड़ी से निकलकर प्रीतम से दूर जाकर बात करता है और उसे विश्वास दिलाता है कि अगर तुम खुद की जान लेने के लिए तैयार हो जाओगे तो तुम्हारी मौत का नजारा देखने के लिए मार्टिन जरूर आएगा। और इसी के साथ 5वें एपिसोड का भी एंड हो जाता है। अब लास्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 6th एपिसोड में प्रीतम और पेड्रो दोनों एक प्लान बनाते हैं और मार्टिन को सुनाने के लिए जानबूझकर कुछ बातें बोलते हैं। पेड्रो कहता है कि मैं ये केस छोड़कर पार्टी करने के लिए जा रहा हूँ, जबकि प्रीतम कहता है कि मैं अपनी जान बचाने के लिए विन्नी की जान जरूर बचाऊंगा, इसलिए मैं टावर के ऊपर से कूदने के लिए जा रहा हूँ। तभी पेड्रो अपने सभी साथियों के मोबाइल एक कांस्टेबल को दे देता है ताकि ऐसा दिखा सके कि सभी पुलिस वाले एक जगह पर बैठकर पार्टी कर रहे हैं, लेकिन वो सभी टावर के आसपास जाकर छिप जाते हैं। तभी पेड्रो उस फोटो में से एक चीज नोटिस करता है कि जब पहली बार पेड्रो विनी से मिला था तो उसके हाथ में जलने का एक निशान था और ये फोटो देखने पर लग रहा था कि वहां पर तो कोई निशान ही नहीं है। फिर वो ये बात तुरंत प्रीतम को बताता है। प्रीतम भी समझ जाता है कि हो सकता है ये फोटो एआई जनरेटेड हो। इस समय ये दोनों आपस में वॉकी टॉकी से बात कर रहे थे ताकि कोई भी इनकी कॉल को ट्रेस ना कर सके। अब प्रीतम को लगता है कि हो सकता है विनी घर से बाहर गया ही ना हो, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान गार्ड ने बताया था कि विनी घर से निकला ही नहीं था। फिर वो सभी फुटेज चेक करते हैं जिसमें विनी अपने टास्क पूरे कर रहा था। तभी उन्होंने एक बात नोटिस की कि विनी सरवाइव करने वाली चीजों को इकट्ठा कर रहा था, जैसे कि नूडल्स और ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह, और इसके अलावा और भी कई सारी चीजें जो उसके काम आ सके। यानी कि विनी इसी घर में छिपा हुआ है और मार्टिन के पास कभी भी विनी था ही नहीं। फिर उन दोनों को शक होता है कि जरूर विनी छत पर टंकी के आसपास ही होगा। तभी प्रीतम भी लाइट हाउस के ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर जाकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि वहां पर मार्टिन पहले से ही मौजूद था। इसलिए वो जबरदस्ती प्रीतम को धक्का देने की कोशिश करता है। फिर उन दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। फाइट के दौरान प्रीतम पेड्रो को बता देता है कि तुम जाकर जल्दी से टंकी चेक करो। फिर पेड्रो तुरंत एक कांस्टेबल के पास कॉल करता है और उसको छत पर जाकर टंकी चेक करने के लिए कहता है। टंकी चेक करने पर पता चलता है कि विनी वहीं पर छिपा हुआ है। दूसरी तरफ मार्टिन और प्रीतम दोनों फाइट कर रहे थे। थोड़ी ही देर में पेड्रो भी वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन प्रीतम पेड्रो को एक हैरान करने वाली बात बताता है। वो साफ इनकार करता है कि ये मार्टिन है ही नहीं बल्कि कोई और है। अब पेड्रो ने भी मार्टिन को कभी नहीं देखा था, इसलिए वो प्रीतम की बातों पर विश्वास कर लेता है और फिर मार्टिन वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ विनी का इलाज चल रहा था। तभी श्रद्धा के फोन पर एक प्राइवेट नंबर से कॉल आती है और जब वो बाहर बात करने के लिए जाती है तो देखती है उसके सामने किडनैपर है जो दोबारा से श्रद्धा को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं वो सारे फोटोज लीक कर दूंगा। दूसरी तरफ पेड्रो को भी पहले से ही पता था कि जिस आदमी को उसने अभी अभी छोड़ा है वो मार्टिन ही था। फिर वो प्रीतम से पूछता है कि आखिर तुमने उसको क्यों जाने दिया। प्रीतम बताता है कि वो पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि मेरी ही गलती की वजह से वो ऐसा बन गया। अब मुझे पूरा विश्वास है कि वो आगे से ऐसा कभी नहीं करेगा। अगले सीन में हम देखते हैं मिनिस्टर अपने घर पर एक कॉन्फ्रेंस रखता है और मीडिया के सामने बताने लगता है कि मेरा बेटा मिल गया है, और फिर वो सारा का सारा श्रेय एक कांस्टेबल को दे देता है जो घर में बैठकर सिर्फ नाश्ता पानी ही कर रहा था। ये देखकर पेड्रो और प्रीतम को बहुत ही बुरा लगता है, जबकि असली हकदार तो वो दोनों ही थे। फिर दोनों मायूसी से भरकर वहां से लौट जाते हैं। तभी श्रद्धा उन दोनों के पास कॉल करती है और उनसे हेल्प मांगती है कि अभी भी किडनैपर मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। फिर प्रीतम कहता है आप चिंता मत कीजिए, मैं इस केस को जल्दी ही सॉल्व कर दूंगा। तभी रात को जब सभी लोग टीवी देख रहे थे तो वही रिपोर्टर एना श्रद्धा की फोटो किसी स्पोर्ट्स मिनिस्टर के साथ टीवी पर दिखा देती है। फिर मिनिस्टर लाइव आकर बताते हैं कि वो श्रद्धा के साथ कभी ऐसी पोजीशन में था ही नहीं।
थोड़ी ही देर बाद ऐना के पास दूसरी खबर आती है जिसमें श्रद्धा की एक और फोटो थी और उस फोटो में वो संजय दत्त के साथ थी। फिर संजय दत्त भी लाइव आकर बताते हैं कि साला मैं कब इसके साथ रिलेशन में आया। अब ये सब कुछ किडनैपर भी देख लेता है और उसको कंफ्यूजन होने लगती है कि ये सब कौन कर रहा है। थोड़ी ही देर में प्रीतम और पेड्रो उस किडनैपर के पास पहुंच जाते हैं और उसको अरेस्ट कर लेते हैं। फिर ये सब देखने के बाद श्रद्धा बहुत ही खुश होती है क्योंकि उसके ऊपर लगाए गए सारे इल्जाम खारिज हो चुके थे। फिर वो प्रीतम से थैंक यू कहती है क्योंकि प्रीतम ने उस फोटो वाले आदमी को AI से रिप्लेस कर दिया था। फिर जब पेड्रो प्रीतम को साथ लेकर अपने घर पर जाता है तो उसके पास उसकी वाइफ स्टेसी का फोन आता है और वो बताती है कि तुमने कितना बहादुरी का काम किया है। लेकिन पेड्रो को ये समझ में नहीं आता कि इसको कैसे पता चला। फिर वो पूछता है कि तुम्हें किसने बताया। स्टेसी बताती है कि तुम्हारे साइबर सेल में एक लड़का काम करता है, उसी ने मुझे सब कुछ बताया था। यानी कि प्रीतम ने स्टेसी को सब कुछ बता दिया था और स्टेसी उसके काम से बहुत ज्यादा खुश भी थी। फिर वो एक गाना रिकॉर्ड करके उसके पास भेजती है। जब प्रीतम उस गाने को सुनता है तो ये वही गाना था जो उसकी दादी ने कैसेट के अंदर रिकॉर्ड किया था। दूसरी तरफ मार्टिन जब अपने पिता की कब्र के पास जाता है तो काफी देर तक वो वहां पर बैठा रहता है, जिसके बाद वो श्रद्धा के पास एक कॉल करता है और बताता है कि मैंने जो भी पैसे लिए थे वो थोड़ी देर बाद आपके घर पर पहुंच जाएंगे और आप ये बात प्रीतम को जरूर बता देना। दूसरी तरफ प्रीतम उस गाने को लेकर अपने दादाजी के पास जाता है और प्ले कर देता है। फिर उसके दादाजी ये गाना सुनकर बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाते हैं और रोने लगते हैं। वो बिल्कुल भी जजमेंट नहीं कर पाते कि ये उनकी वाइफ की आवाज वाला गाना नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं साइबर सेल में एक इन्फ्लुएंसर लड़की आती है और पेड्रो के सामने अजीब अजीब तरह की हरकतें करने लगती है। फिर पेड्रो उन सब से परेशान होकर दोबारा से प्रीतम के पास कॉल करता है और कहता है कि मुझे कुछ भी करके यहाँ से बाहर निकालो वरना मैं पागल हो जाऊंगा। भाई मुझे वापस से क्राइम ब्रांच में ही काम करना है। प्रीतम कहता है सब कुछ सेट है, मैंने पहले से ही सारा प्लान सेट कर दिया है और इसी के साथ इस सीरीज का एंड हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आपको ऐसी ही और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।